ओके हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। एंड ये हमारे यूपीएससी 2019 के सीसेट का पेपर अब सेकेंड वीडियो ऑफ डिस्कशन है। हम लोग पहले ही 1 से 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो मैंने पीपीटी बनाई है ये मैं आपको पीडीएफ वर्जन में शेयर कर दूंगा। कहाँ कई लोगों ने पूछा था, तो उसका आंसर है हार्ड वर्किंग ह्यूमन टेलीग्राम चैनल है उस पर, और सीएससी 2020 रिबूटेड करके एक एफबी पर पेज है, उस पर भी हमारा जो एफबी ग्रुप है वहाँ पे भी दोनों जगह 2018 और 2019 के जो सीसेट के डिस्कशन के हैं जो हमने अपने हैंड राइटिंग में बनाए हैं उसको डिस्कस करके इस वीडियो के बाद डाल दिया जाएगा। ये सारे नोट जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं विद दिस इंटायर फॉर्म आपको वहाँ अवेलेबल होगा, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने में अपने 2020 के अटेम्प्ट में सफल हो सकें। अगेन दिस वीडियो इज मेंट फॉर पीपल जिनको डिफ़िकल्टीज़ हो रहा है और डिफ़िकल्टीज़ होता है एक्चुअली सी सेट में। 2019 का जो सी सेट का लेवल था वो 2018 से काफ़ी ज़्यादा टफ था, और धीरे धीरे डिग्री ऑफ टफनेस बढ़ रहा है क्योंकि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अजम्पशंस मैथमेटिकल क्वेश्चंस आर बिकमिंग डिफिकल्ट। तो हमें आज के समय में इंग्लिश और मैथ्स दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, और टाइम मैनेजमेंट और ये सब के बारे में हमने पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो बिना समय व्यतीत किए वेस्ट किए लेट अस क्विकली कम टू दिस। तो हमारा रूल सेम रहेगा। सबसे पहले हम पैसेज से पहले ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो ये जीएम टेक्नोलॉजी पे पैसेज होगा, ये हमें समझ में आ रहा है। आप देखते हैं कि पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड टेक अ लीड इन जीएम टेक्नोलॉजी, तो ये एक एक्शन प्लान भी है और एक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट भी है, तो ये सही लग रहा है और होना भी चाहिए। उसके बाद डेवलपिंग कंट्री शुड रेज एन इशू इन डब्ल्यूटीओ एंड इंश्योर एबोलिशन ऑफ आईपीआर, ये तो बिल्कुल कोई भी पैसेज ऐसा नहीं बोल सकता कि आईपीआर को एबोलिश कर दिया जाए। प्राइवेट कॉर्पोरेशन शुड नॉट बी अलाउड टू डू एग्री बिजनेस, अगेन किसी चीज़ को अलाउ क्यों नहीं किया जाए एग्री बिजनेस के लिए। प्रेजेंट इंडियन सर्कमस्टांसेस डू नॉट फेवर द कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिक्स, अभी भी कल्टीवेशन तो हो ही रहा है एंड आगे चल के तो इसको फेवर भी करना है, तो इसका आंसर सिंपली ये आ जाएगा। ये सब जो होते हैं डू नॉट, शुड नॉट, जनरली दीज आर रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एबव पैसेज द इशू ऑफ इफेक्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटी ऑन एग्रीकल्चर इज नॉट गिवन ड्यू टू कंसिडरेशन बाय द जीएम टेक्नोलॉजी। तो इस पैसेज को अगर आप पढ़े होते तो इसमें बेसिकली ये सही है, अभी भी जो इन्वायरमेंट नेचुरल कैलामिटी जो होने वाला है जीएम से उसको अभी उतना अकाउंट में नहीं लिया गया है, ड्यू कंसिडरेशन नहीं दिया गया है, यही दिक्कत है। यही ये एज्यूम करके इस पैसेज को जो हम लोग पिछले बार डिस्कस किए थे उसमें दिया हुआ था कि लास्ट क्वेश्चन में 40 में कि इसी चीज को एज्यूम करता है ऑथर कि अब इसको एग्जम्पशन ऑथर का यही है कि अभी तक ड्यू कंसिडरेशन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कंसिडरेशन दिया जाए, इसीलिए तो आपको ये पैसेज दिया गया कि आप पढ़ के ये समझिए, ये यही एज्यूम करता है। दूसरा, इन द लॉन्ग रन जीएम विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, ये गलत है। जो ऑथर वो एज्यूम करता है कि जीएम सॉल्व कर पाएगा, इसलिए तो उसने ये पूरा पैसेज दिया आपको कि जीएम सॉल्व कर पाएगा, पर जीएम के जो इश्यूज हैं वो हमें समझने होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद आते हैं इस पैसेज में कि रैशनल और साइंटिफिक इसमें क्या होगा। तो इन्वेसिव स्पीसीज शुड बी एबल रिहेबिलिटेट करने के लिए, इन्वेसिव स्पीसीज तो लोगों को जनरली खा जाता है जगह पे जाके, तो रिहेबिलिटेशन तो डिफिकल्ट है। लॉज अगेंस्ट, लॉस तो होना ही चाहिए, अननेसेसरी क्यों होगा भाई लॉस फॉरेन प्लांट्स में, नहीं तो फिर फॉरेन प्लांट्स ही आ जाएगा और हर खत्म कर देगा। समटाइम्स यहाँ वर्ड है, समटाइम्स जनरली सही होता है, समटाइम्स। कैंपेन अगेंस्ट द ये फॉरेन प्लांट्स आर पॉइंटलेस, कभी कभी है तो ये हो सकता है। एंड फॉरेन प्लांट शुड बी यूज टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी, फॉरेन प्लांट से जरूरी नहीं बायोडाइवर्सिटी बढ़े, उल्टा बायोडाइवर्सिटी को ये खा जाएगा। अब यहाँ भी आप ये देखिए कि मोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज आर नाइदर टेरिबली सक्सेसफुल नॉट हार्मफुल, कभी कभी ये मदद भी करते हैं, कभी कभी ये मदद नहीं भी कर सकते हैं। तो अराइवल ऑल बायोडाइवर्सिटी बढ़ाता है इन द केस, लेकिन ये नेटिव को एक्सटिंक्शन पे ये फ्लड ऑफ न्यू कमर ड्राइव, वन रीजन इज दैट इन्वेडर्स कोलोनलाइज कर लेता है, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी पे खतरा आ जाता है जो इस तरह का होता है। तो कभी कभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला समटाइम्स वाला, कि कभी कभी वो मददगार भी करता रहता है, इसलिए कभी कभी उसको पॉइंटलेस। और हमें फॉरेन प्लांट्स का ही सिर्फ मदद, प्लांट्स यहाँ पे जरूरी नहीं था, यहाँ एनिमल्स भी हो सकता है, प्लस फॉरेन प्लांट्स का ही मदद लेना जरूरी नहीं है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इसमें कई सारा चीज़ था जिसके कारण ये गलत हो रहा था। अब ये देखिए फूड सेफ्टी इज कॉम्प्लेक्स इशूज दैट कॉल्ड फॉर मल्टी, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऐसा एक्शन प्लान, ऐसा जेनरिक स्टेटमेंट तो सही ही होगा, तो पहला तो सही होगा। ये देखिए फिर इंडिया नीड्स टू मेक सफिशिएंट लेजिस्लेशन फॉर गवर्निंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसका मतलब इंडिया के पास अभी सफिशिएंट लेजिस्लेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत है। समझ रहे हैं इस स्टेटमेंट का गलती क्या है। इंडिया ऑलरेडी हैव लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन कभी भी बनाने का जरूरत नहीं रहता है, अवेयरनेस उसका इम्प्लीमेंटेशन दिक्कत होता है, तो इसलिए इसका ये हो जाएगा
कि ये गलत हो जाएगा, 3 जैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा तो ये आ जाएगा। इसमें भी ग्रेट इन्वेस्टमेंट ये सब लिखा होता, तो ग्रेट इन्वेस्टमेंट नीड टू बी मेड इन डेवलपिंग फॉर ट्रेनिंग एंड सर्विलियंस। तो यहाँ पे लिखा था कि सर्विलियंस इंक्लूड्स की एजेंसी, कंसिडरेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द फूड। तो ग्रेट इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करना है। सिग्निफिकेंस क्या है कि डेली मील और ये सब जो चल रहा है उस पर ध्यान देने का था। ऐसे भी ये स्टेटमेंट काफी वियर्ड था, इसलिए ये गलत हो गया, आंसर आ गया। पैसेज सीम्स टू आर्ग्यू दैट, इस पैसेज में दिया था कि इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग एंड पुअर फैमिली हैव बीन नेग्लेक्टेड, आवर दिस स्टैटिक प्लान ड्रॉज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम टेक्निकल एक्सपर्टीज, दिस होता है एंड एक्सक्लूड करता है लोगों को। तो इसमें ये कीवर्ड था कि एक्सक्लूसिव बनता है आज का जो हमारा डेवलपमेंट प्लान है, तो इसलिए इसमें हमको सबको इंक्लूड करना चाहिए, इसलिए इसका आंसर था पार्टिसिपेट करना चाहिए था। और किसी के अगेंस्ट वो थोड़ी होगा, मोनोपोली ऑफ द बिल्डर इस तरह के, उसका बड़ा मीनिंग सोचिए कि पैसेज क्या आर्ग्यू कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है आपको। फिर यहाँ पे क्या था कि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ आज टेक्नोलॉजिकल पे हो रहा है, सही बात है। मच ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी डज नॉट नर्चर सिम्बायोटिक रिलेशन, नहीं हो पा रहा है। इसमें ये कहा जा रहा था कि अभी के समय जो ग्रोथ हो रहा है उसके बाद भी जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ है उतना नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सर्विस सेक्टर में लेबर इंटेंसिव नहीं आ पा रहा है। ये वाला स्टेटमेंट देखिए, जो लिटरेट रूरल है वो वर्क नहीं करना चाह रहे, नॉट विलिंग टू। अगेन नॉट विलिंग टू क्यों होगा भाई, कोई भी रूरल जो लिटरेट है वो वर्क क्यों नहीं करना चाहेगा, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। और ये तीनों सही स्टेटमेंट थे, तो आंसर ही आ जाएगा। ये दोनों को तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सही होंगे। और सर्विस सेक्टर लेबर इंटेंसिव नहीं है, ये यही बताना चाह रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर है वो बहुत कम बढ़ रहा है। इसमें लॉजिकल क्या है, तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है 47। तो 47 का क्या है देखिए, एफर्ट्स टू ब्रिंग हिंटरलैंड इनटू द बैंकिंग सिस्टम आर नॉट सक्सेसफुल। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं है, बैंकिंग में लोग आए हैं, ये सब हम नहीं बोल सकते कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा था जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बैंकिंग आउटरीच तभी होगा जब बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का हम लोग स्किल सेट्स को इम्प्रूव करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे कि ये यहाँ भी सीखे, एक ही बैंक में उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। तो यहाँ दिया है बेटर बैंकिंग आउटरीच इज पॉसिबल अंटिल लेस ईच बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। नहीं भाई, हर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट पे क्यों जाएगा, हर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट नंबर ऑफ बैंक शेयर करना जरूरी नहीं है। इसका फीलिंग ये था कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का डाइवर्सिटी ऑफ स्किल सेट्स होगा तो मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैंने ऐसे भी बोला है जो दो एक तरह के जैसे होता है, देखिए मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट हैवी वर्ड्स है लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फॉर मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडियाज बैंकिंग सेक्टर नीड्स मोर नंबर ऑफ बैंकिंग सेक्टर एंड लास्ट माइल, ये भी हो सकता है। लेकिन ये पैसेज नंबर से ज़्यादा ये बताना चाह रहा था कि इसमें एक जगह उसको काम करने से ज़्यादा, देखिए यहाँ दिया था बैंकिंग करस्पॉन्डेंट वे टू बी येट सिस्टमेटिक रेगुलेटेड एट सर्विंग ओनली वन बैंक। नाउ एफर्ट्स में ओनली सक्सीड जब उनको इंसेंटिव दिया जाए और एक ही बैंक में नहीं और भी प्रोडक्ट करें, लाइक माइक्रो पेंशन करें, लाइफ इंश्योरेंस करें, तो उसका स्किल सेट्स को डाइवर्सिफाई करने का बात था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, हमने यहाँ सॉल्व भी किया है। ये 13 से घट रहा है, सॉरी ये 3 से घटा, फिर ये 5 से घटा, 7 से घटा, 9 से घटा, 13 से घटा, सारे प्राइम नंबर थे। तो अगला कितना से घटेगा 17 से, तो 93 माइनस 17 इज 76। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको सॉल्व नहीं करना था। आज मंडे है तो ट्यूसडे और वेडनेसडे जब आता 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद क्या होता, सुबह के 8 बजे 20 मिनट आगे घड़ी बढ़ जाता। अब ये बोल रहा है वेडनेसडे को शाम 6 बजे क्या होगा। तो आप ये सोचिए वेडनेसडे को रात 8 बजे तक अगर एक दिन में 10 मिनट क्लॉक आगे भागता है तो 12 घंटा में कितना भागेगा 5 मिनट। तो मतलब वेडनेसडे रात 8 बजे तक क्लॉक कितना भाग जाता 25 मिनट। यहाँ कितना बोला है 6 बजे तक, मतलब 25 से कम भागा होगा आगे। तो जब घड़ी 6 बजे दिखा रहा होगा इसका मतलब कि एक्चुअल टाइम उससे 25 मिनट से कम होगा, मतलब 5:40 हो सकता है, 5:40, 5:35 से टाइम ज़्यादा होगा और 5:40 से टाइम 6 बजे से समय कम होगा। तो एक ही ऑप्शन था यहाँ 5:36, 25 मिनट भागता जब 6 बजा होता, जब बेसिकली घड़ी में 8 बजता तो वो रियल टाइम होता 7:35, पर यहाँ घड़ी में बजे 6 तो रियल टाइम है 5:36। बाकी ऑप्शन ही गलत थे, तो इसका आंसर सीधे आ जाएगा। तो 5:24 का मतलब हो जाता है 36 मिनट, और जबकि 8 बजता तब वो 30 मिनट तक जाता है। एक बार आप फिर से इसका एनालिसिस सुनिएगा तो आप समझ जाइएगा। कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक फ्रैक्शन को बढ़ाते हैं, यहाँ पे हमने ऑप्शन आपको दिखाया भी कि 2/3 को अगर दोनों को 1 और 1 से जोड़ते हैं तो 3/4 होता है, तो 3/4 2/3 से बड़ा होगा। उसी तरह 1/2 को जब हम बढ़ाते हैं सेम नंबर से 1 और 1 से तो 2/3 होगा, वो इससे बड़ा है। तो हमेशा ये होता है कि इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। आप ऐसे 1-2 नंबर के साथ चेक कर सकते हैं, ये मुझे पता भी था क्योंकि फ्रैक्शन को अगर सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन तो बड़ा होगा ही होगा,
क्योंकि वो 1 से ऑलरेडी छोटा था फ्रैक्शन, इसलिए ये लॉजिक काम करता है। ठीक है, आप इस तरह से नंबर फिटिंग करके अपने आंसर्स ला सकते हैं। अब इसका सीक्वेंस क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 14 का है, ये 12 का है, ये 10 का है, ये उल्टा 8 का हो जाएगा, तो ये भी आंसर 64 हो जाएगा इसका। इसमें क्या है कि 15 पीपल है, जिसमें से 7 फ्रेंच रीड कर सकते हैं, 8 इंग्लिश और 3 कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में बनाइए कि टोटल लोग इस तरह से टोटल 12 ही पढ़ सकते हैं, 3 तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। उसमें से 7 फ्रेंच हैं, तो 7 माइनस एक्स हो गया जैसे हमने बनाया है, और एक्स मान लीजिए दोनों पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में 8 माइनस एक्स। अब पूरा जोड़िए तो 7 माइनस एक्स प्लस एक्स इज 7 प्लस 8 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस एक्स इज 12, क्योंकि जो दोनों लैंग्वेज पढ़ सकते हैं लोग वैसे 12 ही हैं, तो एक्स 3 आ जाएगा। तो 3 हैं जो दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ फ्रेंच कितने पढ़ सकते हैं, 7 माइनस 3 4। सिर्फ इंग्लिश कितने पढ़ सकते हैं, 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 3 इज 5। तो सिर्फ वन लैंग्वेज कितना पढ़ सकते हैं, या तो फ्रेंच या तो इंग्लिश, 4 प्लस 5 9, क्योंकि ज्वाइंट जो पढ़ रहे थे वो कितने हो गए थे 3, तो 12 में से 3 घटा दीजिए, 9 आ गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी टफ नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। अब ये प्रिंटर वाला सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। नो दिस इज ए टफ क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता हो एग्जाम में तो। जैसे अगर हम पेज नंबर लिखना शुरू करते हैं तो 1 से 9 अगर हम पेज नंबर तक जाते हैं तो कितना डिजिट खर्च होता है हमारा, 9 डिजिट। लेकिन पेज नंबर 10 में 2 डिजिट यूज होता है, पेज नंबर 99 तक 2 डिजिट यूज होता है। तो 10 से 99 में कितने नंबर हैं, 90 नंबर्स हैं, और सब में 2 डिजिट तो 180 हो जाएगा। फिर 999 तक 900 नंबर और आ जाएंगे, और सब में 3 डिजिट है तो 2700 हो जाएगा। तो देखिए 999 तक कितना डिजिट खर्च हो गया, 2700 प्लस 180 प्लस 9, तो 189 प्लस 2700 कितना हो गया, 2700 प्लस 189। यहाँ टोटल कितना दिया है, टोटल इस बुक में 3089 डिजिट्स हैं, तो 3089 से हम घटाएंगे इसको, तो जब 89 घटेगा तो ये बच जाएगा 2900, और 2900 माइनस 2700 आ जाएगा 200, तो 200। अब 4 डिजिट में क्या होगा, हर बार 4 डिजिट कंज्यूम होगा। जैसे कोई पेज नंबर 1023 है तो उसमें कितने डिजिट यूज हो रहे हैं, उस पेज नंबर में 4 डिजिट हो रहे हैं ना, 1 2 3 4, यहाँ डिजिट का बात किया गया था। तो और एक्स्ट्रा पेजेस कितने हैं, 50 हैं। तो 999 पहले पेजेस थे उस किताब में, और एक्स्ट्रा 50 पेज हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 1049। समझे, इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। ये एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, ये मुझसे एग्जाम में बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। किसी को कोई ट्रिक हो पता तो बताइए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मैं कैसे बनाता है इसको, कैसे तुक्का कैसे मारता। देखिए 2 ऑप्शन है जो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं सोचता कि आंसर सी से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये ए से हो रहा है, ये बी से हो रहा है। अगर ये भी ए से होता है, ये भी ए से होता, तो मैं एलिमिनेट नहीं कर पाता, पर 2 सी से हो रहा है, और 2 ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में बी है, तो ये सी से भी स्टार्ट हो रहा है, इसके लास्ट में बी है, तो इसका आंसर मैं 54 का बी मारता और ये सही भी हो जाता। पर ये तुक्केबाजी होती, ये एक तरह से एलिमिनेट किया मैंने किसी तरह, और सही भी हो गया। तो कभी कभी ऐसा काम करता है। मैंने इसको फिट करके भी देखा, फिर भी मुझे पैटर्न नहीं दिख रहा था। अगला हम देखते हैं कि चिल्ड्रेन और बच्चों का जो ये एवरेज था वो 50 था, और जब मदर के साथ और फादर के साथ वही एवरेज 52 था। टोटल नंबर ऑफ लोग कितने थे, 3 थे। ठीक है, तो मतलब 150, और फादर का 60 था। तो आप इसको कई तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। मैं कैसे देखता हूँ कि हर एक, क्योंकि 3 लोग हैं तो हर एक वेट जो एवरेज का चेंज होता है उससे 3 kg का चेंज आएगा टोटल में। तो यहाँ 2 kg एवरेज घट रहा है, जब फादर से मदर में हम जा रहे हैं 52 से 50, तो 2 kg चेंज हो रहा है। और टोटल कितने लोग हैं, 2 बच्चे और एक माँ या एक बाप लेंगे तो 6 kg हो गया। अब 6 kg हो गया, और फादर का एज 60 था, उससे मदर का घट रहा है, तो मदर का एज कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन का डिनोमिनेशन था, तो इसका तरीका मैंने यहाँ आपको दिखाया है कि 107 रुपया या तो 1 से सिर्फ बना सकते थे, ये एक तरीका हो जाएगा, या 50 का 2 रुपया लेते 2 नोट और 1 का 7 नोट, 1 का 7 सिक्का, तब भी बना सकते थे, या 50 का 1 नोट लेते। अब बचा 57, तो 57 में आप क्या कर सकते थे, 10 का 0 नोट लेते, तब ये 57 का 1 रुपया का 57, 10 का 1 नोट, 10 का 2 नोट, 10 का 3 नोट, 10 का 4 नोट, 10 का 5 नोट, उसी हिसाब से 1 का चेंज होता। तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी आ गई, 0 से लेके 5। अब 50 का कोई 0 नोट लेते, ठीक है, तो 10 का हम 1 ले सकते थे, 2 ले सकते थे, 3 ले सकते थे। 10 का 0 लेते तो ये वाला पॉसिबिलिटी कैप्चर हो गया है, तब 1 का 107 लेते, तो 10 का 1 2 3 4 10 तक ले सकते थे, उसी हिसाब से 1 का हम लोग नोट फिट करते। तो 10 1 11, 10 1 11 1 12, और यहाँ पे 6, तो टोटल 18 तरीका हो जाएगा। आप इसको काउंट करके देखिएगा अपने तरफ, यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं।
ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 20 मीटर टू द ईस्ट। फिर ये लोग 10 मीटर गए, फिर ए लेफ्ट 2 मीटर चला गया और बी 8 मीटर इधर चला गया। फिर बी का, अब आप टर्निंग में ध्यान दीजिए राइट लेफ्ट कैसे मुड़ना है, तो बी लेफ्ट मुड़ा 4 मीटर और उसके बाद बी राइट गया 5 मीटर नीचे। ठीक है, हमेशा याद रखिए ये सब का आंसर पाइथागोरस में ही होता है। ए यहाँ पे देता है कि 2 मीटर ऊपर गया और फिर 12 मीटर इधर गया, तो ए टोटल यहाँ से कितना दूर चला गया, 12। ठीक है, बी नीचे कितना चला गया, 5। बी ए ऊपर कितना गया, 2, और पहले से बी और कितना गया था, 8। 8 + 5 + 2 15 हो गया। और क्योंकि जो बी है वो भी 4 मीटर इधर चला है, ए 12 चला है, तो बी माइनस ए फिगर में भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या बन गया, ये 15 और यहाँ पे ये कितना आ गया, 12 माइनस ये 8, तो ये 17 हो जाएगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसका आंसर 17 आ जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के साथ जाइए। बाकी तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट में बस ये आता है 3 4 5 के जैसा, 12 14 ये तो 19 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ही नहीं और 20 का भी आंसर नहीं होगा। तो या तो ये होता है, ये होता है, आंसर आ जाएगा 17। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखिए। पी एंड क्यू आर प्राइम, तो पी 2 भी हो सकता है, ये हमेशा याद रखिए। एक प्राइम नंबर 2 भी होता है, इसके कारण ये सब गड़बड़ हो जाएगा। P + Q इज ऑड इंटीजर, तो ऑड कब होता है, जब इवन प्लस ऑड ही ऑड होता है। तो मतलब एक तो उसमें इवन होगा, एक ऑड होगा। तो अगर 2 × 3 है, स्टेटमेंट 2 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 + 3 5 है, ऑड है। उसी तरह से देखिए अगर आप 5 + 6 है, वो ऑड है 11, तो 5 × 6 क्या होगा, एक इवन नंबर। तो क्वेश्चन पूछता है कि PQ एक ऑड इंटीजर है या नहीं, ये हम किस स्टेटमेंट से बता सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट से तो हम पक्का बता सकते हैं कि अगर P + Q ऑड होगा तो PQ हमेशा इवन होगा, क्योंकि एक नंबर इसमें इवन होगा। तो दिस इज अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ये इसलिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि अगर P प्राइम है तो P2 हो सकता है, Q3 हो सकता है, तो PQ उस केस में 6 हो जाएगा इवन। लेकिन अगर P3, अगर हम P मान ले प्राइम दूसरा 3 और Q मान ले 5, तो PQ क्या हो जाएगा, 15, उस केस में ऑड हो जाएगा। तो हम श्योरली नहीं कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि P एक 2 भी हो सकता था प्राइम नंबर में, इसलिए ये गलत हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। अब कैलेंडर का क्वेश्चन आता है 2009, तो 7 साल में फिर से जनरली हम मानेंगे कि सेम कैलेंडर आया था 2016 में 2009 का, लेकिन उसके बीच में एक लीप ईयर आ जाएगा 2012 का। हर साल एक एक साल से डेट बढ़ता है और लीप ईयर में 2 साल से डेट बढ़ जाता है, इसलिए 1 साल पहले ही सेम आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2015। जैसे 2020 का कैलेंडर किसको रिफ्लेक्ट करेगा, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो कायदे से करना चाहिए था 2013 को, पर एक साल 2016 में 2 साल का जंप होता है, इसलिए 6 साल में कैलेंडर रिपीट होता है, तो ये 2014 को रेप्लिकेट कर रहा है ये कैलेंडर 2020 का। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं, ये भी क्वेश्चन आसान था। 136 को 5b7, देखिए राइट में मैंने दिखाया है, तो ये हमको आंसर मिलता है। तो 6 + 7 13 हो गया, कैरी फॉरवर्ड का ये सब सवाल था। अब ए हो गया, यहाँ से भी क्योंकि 1 + 5 को ऐड कर रहे हैं 7 आ रहा है, मतलब एक कैरी फॉरवर्ड और हो रहा है, तो मतलब 3 + b एक 2 डिजिट नंबर बना रहा है। ए का मतलब डिजिट 2 डिजिट में होगा, और ये 2 से भी 3 से भी डिविजिबल है, तो 7 + 3 क्या हो गया, 10 हो गया, प्लस ए। अब ये 3 से डिविजिबल होने के लिए ए को क्या होना पड़ेगा, या तो 2 होगा या 5 होगा। अब 3 + b कभी 5 नहीं हो सकता है अगर उसको 2 डिजिट नंबर बनना है, तो क्योंकि यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड भी होना है, तो ऊपर में एक कैरी फॉरवर्ड था 1 का, 3 यहाँ पे था तो 4, तो बी को क्या होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा। ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बी 8 हो जाएगा। आप इसको बना के देख सकते हैं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगेन पैसेज में आते हैं। अब इसे क्या इन्फर कर सकते हैं हम, बेटर रेगुलेटरी सिस्टम कभी भी इस तरह का अच्छा होगा जरूरी नहीं है, ठीक है। रेगुलेशंस इन इंडिया डू नॉट फेवर, अगेन डू नॉट फेवर इज रॉन्ग। जॉब क्रिएशन शुड बी डोमिनेंट कंसिडरेशन इन रेगुलेटरी, क्यों भाई, रेगुलेशन में जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ ही क्यों डोमिनेंस होना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा दिया है, ये पूरा ग्लोबल का बात कर रहा है, ऊपर से ही आपको दिख जाएगा यूएस, यूरोपियन यूनियन, चाइना। रेगुलेशन से प्रोटेक्शन कुछ होना चाहिए, आपको कुछ फंडामेंटल तो पता ही होगा कि रेगुलेशंस क्यों होता है, और उसमें हम लोग अपने लोकल प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लगाने से दिक्कत हो जाता है, तो डिजायरेबल आउटकम्स होता है, ये पॉलिटिकल टूल बन के ना रह जाए, यही सब दिया है पैसेज में। तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा वर्ड दिया है, इन द इंडिया मस्ट यूज, मैंने आपको पहले बोला फ्यूचरिस्टिक और मस्ट यूज, मस्ट डू, ये सब सही होता है। और यहाँ एक हेवी वर्ड है स्ट्रैटेजिकली, तो ये एक एक्शन प्लान का बता रहा है कि स्ट्रैटेजिकली हमको ये करना चाहिए, ठीक है। हेवी वर्ड का हमेशा ध्यान रखिएगा। और ग्लोबल की बात हो रही थी, तो यहाँ ग्लोबल है।
तो यही आंसर हो जाएगा उसका। उसके बाद ये देखते हैं कि रेगुलेशंस आर नॉट इफेक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट, ये तो गलत है। हमें पता है कि आज के समय में सब लोग अपना अपना रेगुलेशंस यूज करते ही हैं मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस आर जनरली इग्नोर्ड बाय द इन्वायरमेंट, ये भी गलत है। सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन है लोगों का, इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट अक्रॉस बाय द वाइल इम्प्लीमेंटिंग। रेगुलेशंस लगाते हैं तो उन्हें पता तो होता ही है कि सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, और सारा गवर्नमेंट इग्नोर कर रही होगी। गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड लिख दिया, हो सकता है सम डेवलपिंग कंट्रीज माइट बी इग्नोरिंग, बट डेवलप कंट्री तो नहीं इग्नोर कर होंगे ना। तो इतना बड़ा जेनरिक स्टेटमेंट में नॉट लगा देना, ये इग्नोर कर देना, ये इसको खुद गलत कर देता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। समझे? देखिए, रेगुलेशंस नीड टू बी व्यूड एज वीपन्स दैट सीक दिस व्हाइल इंप्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग। तो इसे पता है कि इग्नोर नहीं हो रहा है, इस तरह से इसे देखना है, ये बताना चाह रहा है ऑथर आपको कि हो सकता है कुछ कंट्रीज जो वहाँ पे लिखा भी है डेवलपिंग कंट्रीज इग्नोर कर रहे हैं, इंडिया जैसे मान लीजिए कंट्री इग्नोर कर रहा हो, लेकिन हर कंट्री को इग्नोर नहीं करना चाहिए, यही बताई गई, और हर कंट्री इग्नोर भी नहीं कर रहा होगा। ये सब बहुत ही बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या सबसे अच्छा स्टेटमेंट है। तो ये दिया है मान नोरिस्ड, अगेन ये देखिए लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज है। तो ये कुछ गट बैक्टीरिया के बारे में बात किया है। इट कैनॉट बी ट्रीटेड, कैनॉट तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। शुड बी इनकलकेटेड, ये एक फैक्ट दे रहा है कि ये होना चाहिए, ठीक है भाई। बेबीज ऑफ माल नोरिश शुड बी फेड विद डेयरी मिल्क फोर्टिफाइड विथ, ये अगेन इंस्टीट्यूट ऑफ मदर मिल्क, मदर मिल्क की जगह डेयरी मिल्क दे, ये तो बिल्कुल गलत है। And research on benign of the gut bacteria on nutrition has policy implication. Again, words like has, heavy words like policy implications, research, benign effect, these are all heavy words and these contain an action plan rather than just giving a factual। ये क्या है? guts of malnourished baby should be inculcated with, ये एक factual kind of statement है। यहाँ पे देखिए आपको बड़ा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि एक पॉलिसी प्लान बनाना चाहिए आपको। ये तो यही तो होगा ना किसी का क्रूशियल मैसेज कि भाई अब हमें ये हो रहा है, होता होगा कोई चीज़ गट बैक्टीरिया से, तो हमें अब क्या करना चाहिए, तो इस तरह का पॉलिसी प्लान बनाना चाहिए। मैं इसी तरह सवाल देखता हूँ जैसे मैं आपको बताता हूँ, और इसी तरह मुझे इजी लगता है सवाल देखना। बिना उसे पढ़े भी बहुत सारा चीज़ समझ में आता है। उसके बाद आप पढ़ने का टाइम है तो आप पढ़ के तो बना ही सकते हैं। देखिए, बेबीज ऑफ माल नूरिस्ड जनरली टेंड टू बी माल नूरिस्ड, ये तो फैक्चुअल सही है। माल नूरिस्ड के बच्चे होंगे तो माल नूरिस्ड ही होंगे, यही तो कोई एज्यूम करेगा, है कि नहीं। और प्रोसेस प्रोबायोटिक फूड आर ए सॉल्यूशन टू कंसिडर ड्यू टू इमेच्योर बर्थ। तो भाई अगर कोई माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है तो उसमें प्रोसेस्ड बायोटिक फूड, एक तो यहाँ कहीं मेंशन नहीं है, आप यहाँ फिर इसको पढ़ सकते हैं तो आपको दिखेगा कि प्रोसेस बायोटिक फूड का ज़्यादा कोई मेंशन नहीं है। और दूसरा ये हमेशा कहना चाह रहा है कि माल न्यूट्रिशन में गट माइक्रोब जब होते हैं तो बच्चों को माँ का दूध चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा नाइन, ये सॉरी सेकंड वाला सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 64 का बी इज द आंसर, ठीक है। पता भी चल जा रहा है कि यार प्रोसेस बायोटिक फूड्स, ये सब जब भी फैक्चुअल इस तरह का आपको स्टेटमेंट देना तो ये सब गलत होगा। और ये देखिए जेनरिक स्टेटमेंट दिया कि बेबीज ऑफ माल नूरिस्ड मदर्स विल बी माल नूरिस्ड, ये सही है। अब देखिए ये भी एक फैक्ट दे रहा है, फॉर रीजन्स ऑफ ग्लेशियर वार्म ये फास्टर देन अदर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे बस बताया जाता है कि ग्लेशियर का मेल्टिंग हो रहा है ज़्यादा क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग है, पर ये नहीं बोला जा रहा है कि ग्लेशियर में ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो, मतलब ग्लेशियर रीजन ज़्यादा जल्दी वार्म होता है, ये कहीं नहीं है इस पूरे पैराग्राफ में, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे भी एक फैक्चुअल है, ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू, ये कैन वाला तो स्टेटमेंट सही होता है, कैन रिड्यूस मरीन बायोडाइवर्सिटी, आंसर आ जाएगा बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, आंसर आ जाएगा 65 का। 66 में आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज ए फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है। फ्रीक्वेंटली तो ऑकर नहीं हो रहा, नेचुरल फिनोमिनन तो नहीं है ग्लोबल वार्मिंग, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट स्मॉल मैमल्स, इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों नहीं करेगा भाई स्मॉल मैमल्स को, तो सेकंड स्टेटमेंट को डायरेक्टली आप गलती मानिएगा तो आंसर आ जाएगा 3। ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ द रिजिलियंस, बिल्कुल लॉस ऑफ रिजिलियंस हुआ है ह्यूमंस के कारण, बिल्कुल आसान सा सवाल था ये। अब देखते हैं इस पैसेज में, humans have been the main reason for the extinction of large scale extinction of plant species, हो भी सकता है पर लार्ज स्केल एक बहुत बड़ा वर्ड है इसलिए इसको रोक के रखिए। कंजम्पशन ऑफ फूड मेनली फ्रॉम लोकल कल्टिवेटेड, अब देखिए क्रॉप डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि हम 10 लोग रहते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्री में, तो 10 अपना अपना अगर खाएंगे लोकली प्रोड्यूस तो अलग अलग तरह का क्रॉप पैटर्न रहेगा, तो डाइवर्सिटी बना रहेगा। बाकायदे कि एक जगह कोका कोला मैन्युफैक्चर होता है और पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन से कोका कोला भेजा जाएगा तो डिफिकल्ट है, गलत है। फिर तो क्या होगा कि एक ही प्रोड्यूस होगा कोई क्रॉप और सब लोग उसको खा रहे हैं, तो ये एक बार खराब हो गया तो फिर पूरा क्रॉप को बर्बाद कर देगा। इसलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग कंजम्पशन हो क्रॉप डाइवर्सिटी की, यही ये पूरा बताना चाह रहा होगा, तो ये सही है। तो अगर ये सही है 2 तो ये 1 गलत है।
और मैंने बोला भी आपको कि लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन कभी नहीं होगा। आवर फूड सिक्योरिटी में डिपेंड ऑन आवर एबिलिटी टू प्रिजर्व द लोकली कल्टिवेटेड वैरायटी। नाउ लोकली कल्टिवेटेड वैरायटी इज द राइट स्टेटमेंट। हमारा फूड हैबिट लोकली कल्टिवेटेड वेराइटीज को अगर हम नहीं प्रिजर्व करेंगे, और मे डिपेंड में ये सब वर्ड हमेशा सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुई है द प्रेजेंट स्टाइल विल, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 67 का। समझ गए ना। तो इस तरह का एजम्पशंस किया गया है कि हम अपने अगर वैरायटी को बचाते हैं तभी हम बच पाएंगे और डाइवर्सिटी को बचा पाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैं करूंगा नहीं, मैं बहुत आसानी से इसका आंसर आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। कि अगर बी अल्फ़ाबेट है इसमें, तो बी को स्मॉल लिखा गया है। अब मैं ABCD नहीं लिखूंगा पूरा, मैं देखूंगा कि किस ऑप्शन में क्या है। तो देखिए 3 ऑप्शन है जिसमें जे स्मॉल है, इसका मतलब ये पहले ही गलत हो गया, इन तीनों में ही आंसर होगा। उसके बाद वाई देखिए, सबसे इजी क्या है निकालना वाई, क्यों? क्योंकि अगर बी स्मॉल है तो जेड स्मॉल होगा, तो वाई कैपिटल होगा। अल्टरनेट बोला गया था, तो यहाँ पे वाई कैपिटल है, जे छोटा है। बाकी आप निकाल के देख सकते हैं, आपके पास टाइम हो तो आप करिए, लेकिन अगर टाइम नहीं हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसका मैं बताता हूँ ये आसान सा क्यों था। पहला सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा। पहला जो है वो 3 प्राइम नंबर जो ऑड प्राइम होते हैं उनका एवरेज है। तो 3 ऑड प्राइम क्या होते हैं, 3, 5 और 7, उनका एवरेज क्या है, 5 है। तो एक पीस ऑफ पेपर है, उसमें 3 भाग में उसको काट दिया गया। तो पहला भाग जो है वो 5 है। दूसरा भाग जो है वो क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट भाग बेसिकली 5 प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट। तो लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट को अगर हम y मान लेते हैं तो दूसरा भाग है 5/3 प्लस 1/3 ऑफ y, 5 प्लस 1/3 ऑफ y। और तीसरा भाग जो है वो इट इज एज लॉन्ग एज द फर्स्ट 2 भाग, मतलब 5 प्लस 5, इसका 5 प्लस इसका 5 प्लस 1/3y इक्वल टू y, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो। पर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब टोटल लेंथ पूछ रहा है। तो देखिए लेंथ में पहले 5 है ही, सेकंड में भी एक 5 आ रहा है, 10 हो गया। इसमें 5 5 और आ रहा है, 20 हो गया। और उसमें कुछ और जोड़ रहे हैं, तो 20 के ऊपर का ऑप्शन होना चाहिए, आंसर 30 हो जाएगा सीधे। और 30 इसलिए भी होगा क्योंकि 30 इज डिविजिबल बाई 3। देखिए वहाँ 1/3 ऑफ y भी दिया है, इसको सॉल्व भी करिए तो आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/3 ऑफ y इक्वल टू 10। तो 2/3 ऑफ y इक्वल टू 10, तो y 15 आ जाएगा, तो यहाँ 15 आ जाएगा, और बीच वाला पार्ट 10 आ जाएगा। पहला 5 है, 5 प्लस 10 प्लस 15 30 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये सीक्वेंस है, इसको तो आसानी से क्या करना चाहिए कि जिसमें ये प्रिसीडेड बाई 3 है, तो कहाँ कहाँ 3 से प्रिसीड होता है, विच आर नॉट प्रिसीडेड बाई 3। तो यहाँ तो प्रिसीड हो रहा है 3 से, ये कट गया। यहाँ भी 3 से प्रिसीड हो रहा है, ये भी कट गया। एंड सक्सीडेड बाई 7, तो एक ही बचा, इसका आंसर ये है। बहुत ही सिंपल सा था, ध्यान देने का था। अब इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने 71 का अच्छे से आपको बताया है। मैंने बताया था इसका मैप अच्छे से बनाना चाहिए जो होता है, लिख लिख के। देखिए यहाँ मैंने बनाया है कि यहाँ मैं फिर से आपके सामने बना के दिखाता हूँ कि जी इज ए विडो। तो जी विडो है और फीमेल है, तो पहले ऐसे लिख लीजिए फीमेल है। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी फादर्स, तो डी फादर एफ, तो एफ मेल है, पता चल गया। और डी का फादर है, तो डी को नीचे करिए, ठीक है। और फिर क्या लिखा है कि इसमें 3 फीमेल कम से कम होनी है। अब देखिए एफ बी एंड डी आर सिबलिंग्स, सॉरी बी एंड डी आर सिबलिंग्स, मतलब बी यहाँ पे आ गया इसी के लेवल पे, ठीक है। ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इसके नीचे जाएगी, इसके नीचे भी फीमेल लिखिए, 2 फीमेल आ गई। एंड सी इज द कजन ऑफ बी, अब सी इज द कजन ऑफ बी, तो इसके सेम लेवल पे आएगा, ठीक है। अब हु इज ई, तो ई कौन है तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है कि ई एक मेंबर यहाँ मिसिंग है जो है इसकी पत्नी। तो इसकी पत्नी अगर हम ई मान लें एफ की, तो ये फीमेल हो जाएगी क्योंकि ये एक मेल है, तो 3 फीमेल भी हो गए। कोई हमने वायलेट नहीं किया कोई नियम को। अब पढ़िए, वाइफ ऑफ एफ है, सही बात है। ग्रैंड मदर ऑफ ए है, देखिए ए इससे 2 नीचे है, 1 और 2, तो ग्रैंड मदर भी है, सही बात है। आंट ऑफ सी है, सी इसका बेटा बेटी ये है और ये इसका कजन है, तो ये आंट है, ये भी सही बात है, तीनों सही हो जाएगा। समझे। इस तरह से अगर आप ट्री डायग्राम बनाते हैं जैसा हमने यहाँ दिखाया आपको, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्यूब वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आप एग्जाम में छोड़ दीजिएगा। इसमें बोलता है या तो उसको ब्लैक से पेंट करें या तो व्हाइट से पेंट करें, तो कितने तरीके से क्यूब को पेंट किया जा सकता है। तो इसका एक ऑप्शन होता है कि ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड भी है, और ये थोड़ा सा बेसिकली क्यूब और क्यूबाइड का 3 तरह का फेसेज होता है, 3 फेस
और टोटल साइड कितना होता है 6 होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 CR-1। तो यहाँ पे मैंने बना के दिखाया है कि ये n-1 क्या हो जाएगा, 6 फेस है तो 5 और 3 साइड होता है, और क्योंकि इसमें सिमेट्री है इसलिए -1 करना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन क्यूबॉइड का होता तो ये क्या होता है आंसर 6-3C। क्वेश्चन क्यूब का है तो सिमेट्री है तो 6 में से 1 घटेगा और 3 में से भी 1 घटेगा, 5C2 का आंसर 10 है, 10 आ जाएगा। अगर आप जोड़ के करना चाहेंगे तो ऐसे करके काउंट करके करना पड़ेगा कि यहाँ देखिए मैंने राइट में दिखाया कि अगर ब्लैक से हम इसको या व्हाइट से एक कोई कलर मान लीजिए, सिर्फ व्हाइट कलर से इसको पेंट कर रहे हैं, इसमें मानना था कि एक कलर से पेंट कर रहे हैं, तो कोई भी साइड को पेंट नहीं करे, उसका कितना तरीका है, एक तरीका है कि पेंट ही नहीं किए। फिर एक साइड को पेंट करें तो उसका भी एक ही तरीका है, क्योंकि एक साइड को पेंट करेंगे तो बाकी तो सिमेट्रिकल है क्यूब तो सेम आ जाएगा। फिर 2 साइड को पेंट करें तो उसमें क्या कर सकते हैं, या तो अपोजिट को करें या एडजेसेंट को करें। फिर 3 साइड को पेंट करें तो उसमें तीनों एडजेसेंट को करें, एक वर्टेक्स वाले या एक वर्टेक्स अलग लें। फिर 4 साइड को पेंट करें तो 2 साइड छोड़ने का फिर वैसा ही आ जाएगा कि या तो 2 एडजेसेंट साइड को छोड़ दें या 2 बेसिकली अपोजिट साइड को छोड़ दें। 5 साइड को पेंट करने का एक ही तरीका आ जाएगा और 6 साइड को पेंट करने का भी एक ही तरीका आ जाएगा। तो इसका आंसर जोड़ने से आ जाएगा 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 10 आ जाएगा। इसका भी वही फॉर्मूला होता है n-1 CR-1। यहाँ 6 दिया हुआ है तो 6 - 1 5, CR कितना है 3 नंबर से 5C2। अगर ये लिखता ना कि अगर यहाँ पे ट्रिपलेट्स में क्वेश्चन रहता नेचुरल के जगह होल नंबर्स तो इसका भी आंसर होता 6CR, R3 था 6C3 आंसर होता, लेकिन यहाँ पे 5C2 होगा। ठीक है, 5C2 = 10, इसका भी आंसर 10 होगा। अब इसका मैंने काउंटिंग करके भी आपको तरीका दिखाया है कि तीनों नंबर 2 to 2 हो सकते हैं तो 6। अब 2 को अगर हम एक x को 2 करें, y को 2 करें, z को 2 करें, कोई भी चेंज करें तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम नंबर है। फिर 1 1 4 हो सकता है सम में। अब वो तीनों नंबर एक बार x1 हो सकता है, एक बार y और xy 1 हो सकता है, z4 एक बार x और z1 होगा, y4। तो इसको 3 तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, और एक बार 1 + 2 + 3 और 1 + 2 + 3 को हम लोग 6 तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो 10 तरीका आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, आप बेसिक से भी कर सकते हैं, आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन सिंपल है, इसमें बस आपको प्लेस करना था। ये आ जाता 10 - 5 इंटू जो दिया था 1 / 5, बोर्ड मास लगाते 5 × 5 इज मतलब पहले डिवाइड कर दिए थे मान लीजिए, तो 5 / 5 1 हो जाएगा और 10 - 1 9 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं करना है एग्जाम में। ये भी इसको टोटल जोड़ेंगे आगे में तो ये आ जाएगा बेसिकली सब जोड़ के 30 और प्लस b आ जाएगा। अब डिविजिबल बाई 3 करना है तो b को 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, या तो 0 होगा, 0 में भी देखिए 30 + 0 = 30, या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, आंसर 4 आ जाएगा। समझे, इस तरह से याद रखा करिए, दिमाग लगाना होगा आपको। 75 का आंसर सी हो जाएगा। नाउ वी कम टू 76। तो देखिए मैथ्स थोड़ा लास्ट में आसान किया था। अब 76 का भी हमने ये बनाया है जो इसने दिया है, ध्यान से पढ़िए कि अगर जब C या F में कोई हाईएस्ट स्कोर करेगा, ठीक है, तो जब C हाईएस्ट स्कोर करेगा तो E लिस्ट होगा। तो C जब टॉप पे होगा मान लीजिए तो E बॉटम में होगा, ये एक दिया। और अगर जब F हाईएस्ट स्कोर करेगा तो B सबसे नीचे होगा। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। D हायर स्कोर किया A से, हमने बना लिया, लेकिन दोनों कॉम्पीट किया, वेरी क्लोज कंप्यूटर, मतलब दोनों एकदम साथ साथ था, उसके बीच में कोई नहीं था, इसका यही मतलब है। फिर A स्कोर किया हायर B से, यहाँ दिया है, ठीक है, और C स्कोर किया A से ज़्यादा किया, तो सीधे मानिए कि वो D से भी ज़्यादा किया, क्योंकि A और D में बहुत नेग्लिजिबल अंतर है, वेरी क्लोज। तो यहाँ पे C आ गया। अब देता है कि F यहाँ पे आपको बता रहा है सेकंड इन द रैंकिंग था, तो F यहाँ था मान लीजिए, मतलब C से छोटा था, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ B क्या था, तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा था। अगर C सबसे ऊपर होगा तो E सबसे नीचे होगा, तो सबसे नीचे E चला गया जो बचा हुआ था, तो B किस नंबर पे आ गया, 5वें नंबर पे आ गया। 1 2 3 4 5 आंसर आ गया। समझे, नॉट डिफिकल्ट। अब यहाँ देखिए, अगर B का लिस्ट था सेकंड क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर B का लिस्ट था तो हाईएस्ट किसका था, क्या लिखा था, B अगर लिस्ट करेगा तो F हाईएस्ट करेगा, तो ठीक है, F हाईएस्ट हो गया, B अगर लिस्ट था तो ठीक है, तो B सबसे नीचे था, उसके बाद A था, D था, अब C और E का हमको नहीं पता, ठीक है, C A से ऊपर था ये हमें पता है, और F से कम था क्योंकि B का लिस्ट था, तो F उस सबसे ऊपर होगा, ये पता चल गया।
तो सी का क्या रैंक होगा, तो सी सेकंड पे आ सकता है। और सी अगर हाईएस्ट नहीं है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लोगों को ये कंफ्यूजन था, सी अगर हाईएस्ट है तो ई सबसे लोएस्ट होगा, पर सी हाईएस्ट नहीं है तो ई कहीं भी जा सकता है, सी ई के बाद भी आ सकता है और सी ई के पहले भी आ सकता है। यहाँ पे हमने बनाया देखिए, सी ई के बाद भी आ सकता है और सी ई से ऊपर भी जा सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, सी सेकंड भी हो सकता है, सी थर्ड भी हो सकता है, और ई कहीं भी जा सकता है। जैसे सी यहाँ है तो ई हो सकता है बी के बाद आ जाए, ए से बड़ा हो जाए, क्योंकि बी लोएस्ट है तो ई भी कहीं भी फ्लेक्सिबली जा सकता था। सी तो ए से बड़ा है लेकिन ई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ई जस्ट एफ के बाद भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता था, ठीक है। अब इसी में एक ऑप्शन दिया कि ई अगर थर्ड है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन हम लोग जो बनाए अभी, कि मतलब सी बीच में घुस गया है, ई अगर थर्ड है मतलब सी से छोटा है, सी यहाँ पे था और ई डी से ऊपर है, ये ऐसा बन गया। देखिए इसको फिर से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, बी सबसे छोटा है, इसी क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को अगर हम सोचें कि अगर सी क्या दिया है इसमें कि सी ई थर्ड रैंक है, ई कब थर्ड रैंक होगा, अगर मान लीजिए सी सबसे बड़ा होता तो ई तो बॉटम में होता, इसका मतलब सी सबसे बड़ा नहीं है, यही पता चल गया हमें, है कि नहीं। तो ये मतलब यहाँ पे आपका सी है, सॉरी ई है थर्ड रैंक पे, ई थर्ड पे है तो मतलब सी सबसे बड़ा नहीं है, एफ सबसे बड़ा है और बी सबसे नीचे है, तो ये आंसर आ गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, सी का ई से तो बड़ा ज़्यादा ही है, तो इसका आंसर बी हो गया। अब इसमें देखते हैं 2 टाइम्स सोहन का वेट, मतलब 2 गुना भी सोहन का वेट कर लें फिर भी मोहन के वेट से कम है, और 2 गुना भी अगर हम सोहन का वेट कर लें फिर भी रोहन के वेट से कम है, इसका मतलब सोहन का तो वेट बहुत कम है, तभी तो इतना पतला है कि 2 गुना करके भी नहीं हो रहा है। तो इसमें दिया है कि किसका वेट सबसे कम है, तो सोहन का वेट सबसे कम है, ये तो हमको पता चल गया। अब देता है कि दुगना अगर हम लोग रोहन का वेट कर लें तो वो मोहन से ज़्यादा है, और दुगना अगर हम रोहन का कर लें तो वो सोहन से ज़्यादा है, तो रोहन का कर ले ये, हाँ तो रोहन का तो वेट सोहन से ज़्यादा है ही, तो दुगना करने से भी ज़्यादा होगा ही, लेकिन दुगना वेट रोहन का अगर मोहन से ज़्यादा है तो ये जरूरी थोड़ी है कि रोहन का वेट मोहन से ज़्यादा ही हो, ये हम कभी नहीं कह सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं करना है। इट कांट बी जनरलाइज्ड, यहाँ पे लास्ट में हमने बनाया भी है, आप देख भी सकते हैं, दिस कांट बी जनरलाइज्ड, ये हाईएस्ट वेट किसी के बारे में ये कुछ नहीं बोलता है। ये अगर कहता कि हाँ रोहन का वेट मोहन से ज़्यादा है तब हम कह सकते थे किसका हाईएस्ट वेट है, पर दुगना वेट ज़्यादा होना तो कभी नहीं ना कहेगा, तो इसका हो जाएगा कि वी कांट असर्टेन कि किसका वेट हाईएस्ट है या ग्रेटेस्ट है, और इसका हो जाएगा कि सोहन का वेट लीस्ट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एंड करता है, और ये हमारा एनालिसिस ऑफ 2019 ऑल्सो गेट्स ओवर अलॉन्ग विद 2018। आई होप कि इस एनालिसिस से आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिला होगा कि बिना पैसेज पढ़े भी क्वेश्चन किया जा सकता है। द की थिंग इज टू कीप सॉल्विंग, टू कीप अंडरस्टैंडिंग एंड टू कीप मेकिंग योर एक्यूरेसी रेट इम्प्रूव एंड नॉट टू मेक द मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही अच्छा नंबर लाता है। तो विद दिस विल नॉट बी कवरिंग एनी ऑफ द वीडियोज ऑफ सीसैट और नाउ प्रीवियस ईयर पेपर, एंड अब हम अपना पूरा और वैन सीरीज शुरू करेंगे फॉर द करंट अफेयर्स आफ्टर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल ऑफ यू कीप प्रिपेयरिंग वेल एंड डू वेल इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।